गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बीए पार्ट तृतीय में हीगल के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक रहा और वो एक उग्र आदर्शवादी विचारक था, क्योंकि हीगल ने राज्य के साथ समझौता नहीं किया। हीगल ने राज्य को सर्वोच्च स्तर पर रखा और व्यक्ति को उसके अधीन रखा। हालांकि हीगल व्यक्ति को लेकर चला है, लेकिन उसका ये मानना है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है। तो जब हम आदर्शवादी विचारधारा की बात करते हैं तो फ्रेडरिक हीगल का नाम सर्वप्रथम आता है। तो उनके विचारों का अध्ययन हम आज करेंगे। तो इनका जब हम पीरियड देखते हैं तो हीगल का जो समय काल रहा वो 1770 से लेके 1831 तक रहा। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हीगल एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के विचारक रहे। ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने जो दिया आदर्शवाद, उसमें इन्होंने द्वंद्वात्मक बात की भी बात करी है। जैसे कि बच्चों मार्क्स ने भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करी है। उसकी जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है वो भौतिकवाद पर आधारित है, लेकिन हीगल आध्यात्मिक द्वंद्ववाद की बात करता है। उसका ये मानना है कि कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी जो घटना होती है, उसका जो कारण है वो व्यक्ति का मस्तिष्क है। मस्तिष्क से उसकी शुरुआत होती है। तो ये आध्यात्मिक करता है, जबकि मार्क्सवाद मैंने बताया कि उन्होंने सभी दृष्टि से सभी चीज़ों को भौतिक दृष्टि से देखा है। वो एक आर्थिक दृष्टिकोण और आर्थिक परिप्रेक्ष्य लेकर चले थे। तो हीगल के जब हम विचारों को देखते हैं तो पहली बात यही आती है कि हीगल के विचारों में आदर्शवादी विचारों का चरम रूप दिखाई देता है। आदर्शवादी विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान में दिखाई दिया। प्लेटो के विचारों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, और प्लेटो ने यह भी माना है कि राज्य वह संस्था है जो व्यक्ति के सद्गुणों में वृद्धि करेगी, उसको शुभ जीवन देगी। तो प्लेटो नैतिकता की बात कर रहा है और वही नैतिक संस्था हीगल ने भी आदर्शवाद को माना है। यूनानी विचारक प्लेटो ने आदर्शवादी विचारधारा का जनक जो है उसको माना जाता है। प्लेटो राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और उसका मानना है कि व्यक्ति के विकास के लिए जितनी भी आवश्यक परिस्थितियों का उपलब्धिकरण है वो राज्य कराएगा। और वही बात हीगल ने कहा है कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है, राज्य के बाहर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता के आधार पर प्लेटो और हीगल दोनों के विचारों में हम समानता को देख सकते हैं। आधुनिक युग में जो हम देखते हैं तो थॉमस हिल ग्रीन, ब्रैंडले और बोसांके ने भी आदर्शवादी विचारों का प्रतिपादन किया, लेकिन हीगल ने आदर्शवादी विचारधारा का चरम स्तर पर प्रतिपादन किया। उनके विचारों में ये चरम रूप दिखाई देता है। हीगल जर्मनी के विचारक रहे, तो हीगल जर्मन आदर्शवादी विचारक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। हीगल आधुनिक युग में राज्य की को सर्वशक्तिमान सत्ता और सबसे प्रमुख सत्ता मानते हैं, उसकी सर्वशक्तिमान शक्ति के प्रतिपादक रहे। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की रचना है। यह पृथ्वी पर विद्यमान दैवीय विचार है। राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, मैंने पूर्व में भी आपको बताया और आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो दो तरह की स्वतंत्रता होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता होती है पूर्ण रूप से बंधनों का अभाव, राज्य का कोई हस्तक्षेप व्यक्ति के ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है कि राज्य व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों का उपलब्धिकरण कराएगा। कौन सी परिस्थितियाँ? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो हीगल यही कह रहा है कि राज्य का ये ड्यूटी है कि वो व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां देगा जिसमें कि वो अपना विकास कर सके, और राज्य के आदेशों की पालना करना व्यक्ति का कर्तव्य होगा। वो उनकी पालना करेगा। अगर वो उनकी पालना नहीं करेगा तो वो दंड का भागी होगा। तो इस तरीके से राज्य की सर्वोपरिता को हीगल ने स्थापित करने की कोशिश करी है। हीगल के जब हम जीवन परिचय को देखते हैं तो हीगल का जन्म जो है वो जर्मनी में स्टुअर्ट जगह में 1770 ईस्वी में हुआ था। हीगल कुशाग्र बुद्धि के, विलक्षण बुद्धि के थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुई, क्योंकि ये उच्च घराने से समृद्ध परिवार के ये थे। 1793 में
स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी और विभिन्न शैक्षणिक पदों पर इन्होंने कार्य किया और प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में अध्ययन का कार्य कराया। तो इस तरीके से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और बहुत कुशाग्र विद्या के थे और इन्होंने समय परिस्थिति के अनुसार, विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप अपने विचारों का सृजन किया और उसके आधार पर कई जो रचनाएं हैं इन्होंने अपनी पब्लिश कराई। तो इनकी जो प्रमुख बुक्स जब हम देखते हैं तो पहली है इनकी फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट्स, दूसरी है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, थर्ड है साइंस ऑफ लॉजिक, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये इनकी प्रमुख बुक्स रही। तो बच्चों, प्रमुख रूप से हीगल ने अध्यात्म द्वंद्ववाद का इन्होंने समर्थन किया, नैतिकतावाद की बात करते थे। तो आदर्शवाद के, क्योंकि हीगल को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम बेसिक देखें कि आदर्शवाद के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो आदर्शवाद की जब हम बात करते हैं तो आदर्शवादी जब दृष्टिकोण को जब हम देखते हैं तो ये राज्य के संबंध में दो दृष्टिकोण दिखाई देते हैं, एक तो उग्र आदर्शवाद और एक उदार आदर्शवाद। उग्र आदर्शवाद राज्य को सर्वोपरि मानता है, राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है और वो राज्य की संप्रभुता के साथ, सर्वोच्चता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। उदार जो दृष्टिकोण है वो राज्य को एक मीडिया मानते हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का, राज्य को भी एक अच्छी संस्था मानते हैं। तो दोनों में कई मतभेद हैं, कई अंतर हैं, लेकिन यदि हम बेसिक कंपोनेंट्स को देखते हैं तो जो बेसिक जो तथ्य हैं दोनों आदर्शवाद के एक से ही हैं, उनकी मूल भावना एक ही है। तो आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों को देखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो पहला हम आदर्शवाद का जब सिद्धांत देखते हैं तो उसमें पहला है राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यूनान की जो छाप थी वो हीगल के ऊपर पड़ी और यूनानी दार्शनिकों से वो काफ़ी प्रभावित था। तो जिस तरीके से प्लेटो ने, अरस्तु ने राज्य को एक अच्छी संस्था, नैतिक संस्था माना, उसी तरीके से हीगल का भी मानना था कि आदर्शवादी राज्य को नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। उनका ये मानना है कि राज्य का अस्तित्व एक नैतिक संस्था के रूप में है। राज्य का एक कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के सद्गुणों में वृद्धि करे, व्यक्ति को सामाजिक जीवन से संबंधित जो कार्य और जो कार्य व्यापार है उसमें एक उपयुक्त स्थान राज्य प्रदान करे। तो व्यक्ति में शुभ जीवन देना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उसकी जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, क्योंकि व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हीगल ने ये माना है कि व्यक्ति किसमें समाहित है? राज्य में। व्यक्ति छोटा रूप है, राज्य बड़ा रूप है। राज्य शरीर है, व्यक्ति उसका अंग है। तो इस तरीके की अवधारणा यही कहती है कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है, ये कोई प्राकृतिक या कोई थोपी गई संस्था ये नहीं है। दूसरा, राज्य साधन नहीं, साध्य नहीं है, साध्य है। तो आदर्शवादियों का ये मानना है, विशेष रूप से उग्र आदर्शवादियों का, कि राज्य साध्य है। जबकि जो अरस्तु है उन्होंने भी ये कहा कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्ति को साध्य माना है और राज्य को साधन माना है। लेकिन आदर्शवादी ये कहते हैं कि राज्य साध्य है। जो भी है, राज्य जो है वो व्यक्ति का बड़ा रूप है। व्यक्ति राज्य से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। तो व्यक्तिवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा राज्य को एक साधन मानती है, जबकि आदर्शवाद जो है वो राज्य को साध्य मानता है, कि राज्य की सर्वशक्ति से, इसकी संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जो भी इसके आदेश हैं वो सही हैं और वो जनता को मान्य होंगे, जनता को उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस राज्य का भाग है, उससे मिलकर ही राज्य बना है। नेक्स्ट है, राज्य का अपना लक्ष्य, अपना व्यक्तित्व है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य का पृथक व्यक्तित्व व इच्छा होती है। इसका क्या अपनी इच्छा है, अपना व्यक्तित्व है। राज्य की ये इच्छा जो है वो उच्चतर होती है और राज्य की इच्छा में सभी व्यक्तियों की इच्छा जो है वो शामिल होती है। नेक्स्ट है, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको जब रूसो पढ़ाया तो बताया था कि रूसो ने सामान्य इच्छा की बात करी है। सामान्य इच्छा है लोकतंत्र की इच्छा, जिसमें उसने दो इच्छाएं बताई थी, एक तो आदर्श इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा। जब इनका योग करते हैं तो व्यक्तिगत इच्छाएं तो समाप्त हो जाती हैं और आदर्श इच्छाओं का योग आके सामान्य इच्छा बनती है। तो कुल मिला के सामान्य इच्छा हो गई सर्व कल्याण की इच्छा। तो राज्य
इस सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को की आदर्श इच्छाएं जो हैं इसमें सम्मिलित होती हैं। सामान्य इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण राज्य के सभी जो कार्य हैं वो आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण और न्याय पर आधारित होते हैं, क्योंकि बच्चों सामान्य इच्छा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? सामान्य इच्छा सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व कर रही है। व्यक्ति की आदर्श इच्छा लोक कल्याणकारी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य एक अच्छी संस्था है जो व्यक्ति के उत्थान के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करेगी, है ना। नेक्स्ट है, राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान संस्था है, अजर है, अमर है, संपन्न है, नैतिकता का ये संरक्षक है और व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों की और कानूनों की पालना करे। यदि वो राज्य के द्वारा दिए गए आदेश और कानूनों की पालना नहीं करेगी तो राज्य का वो विरोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं दंड के भागी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हीगल युद्ध को अवश्य संभावी मानता है। उसका ये कहना है कि हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध नहीं होंगे, युद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की शक्ति असीम है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की नीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि राज्य अपने उत्कर्ष के लिए अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की बात हीगल नहीं करता, उसने युद्ध को भी अवश्यंभावी माना है, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का पक्ष पोषण है। तो इस तरीके से राज्य के ऊपर इसने सारे जो निर्णय लेने की शक्ति है वो छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम हीगल के आध्यात्मिक द्वंद्ववाद का अध्ययन करेंगे।